लास्ट टाइम हमने कैरोटीनॉइड्स तक स्टडी कर लिए थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। आज हम बात करते हैं तीसरा कैटेगरी पिगमेंट्स का, जिन्हें फाइकोबिलिन्स कहा जाता है। फाइकोबिलिन्स या इन्हें बिली प्रोटीन्स कहा जाता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल लिपिड कैटेगरी के पिगमेंट्स हैं। हमने पढ़ा है कि कैरोटीनॉइड्स भी लिपिड कैटेगरी के पिगमेंट्स हैं, लेकिन ये प्रोटीन है। वास्तव में ये प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, या इन्हें हम क्रोमोप्रोटीन्स कहते हैं। क्योंकि केमिकली ये प्रोटीन्स हैं, इसलिए ये हॉट वाटर सॉल्युबल हैं। ये पिगमेंट्स पूरे प्लांट ग्रुप में नहीं पाए जाते और इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में होता है। जैसा आपने कहा कि ये पूरे प्लांट किंगडम में नहीं है, ये सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में है और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा रेड एल्गी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स में एलोफाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन है, इसके अलावा फाइकोएरिथ्रिन्स है। ये कॉमन 3 एग्जाम्पल हैं जो रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि सिंबॉलिकली हम अलग करते हैं। जब मैं साइनोफाइसी की लिए बात करूंगा तो मैं लिखता हूँ सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन। सी का मतलब साइनोफाइसी। जब मैं रोडोफाइसी के लिए लिखूंगा तो मैं कहूँगा आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। आर स्टैंड्स फॉर रोडोफाइसी। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन फाइकोबिलिन्स के बारे में हमें याद रखना चाहिए छोटे सवालों के लिए। अब बेसिकली हमने हिस्ट्री पर बात कर लिया सारा। हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, पिगमेंट्स को लेकर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक्चुअली जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं उन पर बात करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ शब्द हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ शब्द पहले हम और डिस्कस करें। जैसे रेड ड्रॉप, ये सब 1 लाइन क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क 2 मार्क में इनके सवाल कॉमनली पूछे जाते हैं, तो बाय डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एमर्सन ने किया था और ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है क्लोरेला पर। ये एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लोरेला पर, और ये कहा गया कि अगर 680 नैनोमीटर से ऊपर के वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाए किसी क्लोरोप्लास्ट पर, 680 नैनोमीटर से ऊपर का वेवलेंथ जो वास्तव में रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए
तो फोटोसिंथेसिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एमर्सन ने ये कहा कि अगर ग्रेटर देन 680 nm का लाइट यूज किया गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हुआ, बंद नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस की दर, खाना बनाने की दर कम होगी। इसका कारण क्या रहा, इस पर हम आगे बात करेंगे। हालांकि हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि ओवर 680 nm की लाइट यूज करने पर PS1 प्रकाश तंत्र प्रथम जो होता है या पिगमेंट सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 1 जिसे कहा जाता है वो एक्टिव होता है ओवर 680 पर। और आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि वो काम होने पर सिर्फ ATP बनता है, NADPH जो वास्तविक एसिमिलेशन एनर्जी है, स्वांगीकरण ऊर्जा है, वो नहीं बनती। इस वजह से ये ड्रॉप आता है। क्योंकि ये लाल क्षेत्र में हुआ है इसलिए इसे रेड ड्रॉप या लाल पतन कहा जाता है। इसके बाद एमर्सन ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उसे कहा गया एनहांसमेंट इफेक्ट। एमर्सन एंड आर्नोल्ड ने ये इस इफेक्ट को स्टडी किया। अगेन क्लोरेला पर ये स्टडी की गई और ये कहा गया, जैसे पिछले केस में हमने पढ़ा कि लाइट जो इस्तेमाल किया गया वो ओवर 680 nm का किया गया। इसमें इन्होंने चेंज किया कि यदि 680 nm से अधिक एंड 680 nm से कम का प्रकाश अगर इंटरमिटेंटली यूज किया जाए, यानी अंतराली रूप से दोनों प्रकाश बीम्स का इस्तेमाल किया जाए, 680 nm से ऊपर, 680 nm से नीचे, 680 nm से ऊपर, 680 nm से नीचे, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर इंटरमिटेंटली अंतराली रूप से यदि इन प्रकाश का इस्तेमाल किया जाए तो फोटोसिंथेसिस की दर पिछले के मुकाबले यानी रेड ड्रॉप के मुकाबले फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ जाती है। इसी को वृद्धि प्रभाव या एनहांसमेंट इफेक्ट का नाम दिया गया। इसका कारण भी हम आगे समझ लेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जान लें यहाँ भी कि ऊपर और नीचे दोनों तरह का प्रकाश देने पर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों काम करते हैं, जिससे ATP और NADPH दोनों का निर्माण होता है और प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट हुआ कि ये दो तरह के इफेक्ट को स्टडी किया गया, रेड ड्रॉप और एनहांसमेंट इफेक्ट। इसका प्रमुख फाइंडिंग क्या रहा, क्या चीज़ की खोज हुई। तो वास्तव में इन दोनों इफेक्ट को पढ़ने से हमें एक बात समझ में आ रही है कि रेड ड्रॉप में 680 nm से ऊपर ले जाने पर प्रकाश संश्लेषण कम होता है, बंद नहीं होता। इसका मतलब कोई पिगमेंट है जो 680 nm से ऊपर काम कर रहा है। यहाँ ये एक्स्ट्रा दिया गया 680 nm से नीचे, ऊपर तो पहले भी दिया जा रहा था, अब नीचे भी दिया गया तो दर बढ़ी। दर बढ़ने का मतलब है कि एक पिगमेंट्स का अलग ग्रुप भी है जो 680 nm से नीचे की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो रेड ड्रॉप और एनहांसमेंट इफेक्ट दोनों प्रभावों ने मिलकर ये एक्सप्लेन किया असल में कि, यानी इसका रिजल्ट ये निकला कि वास्तव में प्लांट्स में दो तरह के पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। ठीक, एक जिसे हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं और दूसरा जिसे हम फोटो सिस्टम 2 के नाम से कहेंगे।
ये दो तरह के पिगमेंट सिस्टम्स काम करते हैं। हम इसी को डिस्कस करें। पिगमेंट सिस्टम या इन्हीं को कहा जाता है फोटो सिस्टम या पीएस के नाम से हम जानते हैं। ये पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम वास्तव में कहाँ है, ये क्या है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले ये देखें कि ये है कहाँ पर। ये वास्तव में थाइलाकॉइड की झिल्ली में, थाइलाकॉइड जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, उस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड है, ये धसे हुए हैं थाइलाकॉइड की झिल्ली में। थाइलाकॉइड की झिल्ली में ये कहाँ धसे हुए हैं? वास्तव में जब आप सेल बायोलॉजी में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि थाइलाकॉइड दो प्रकार की होती है। एक वो जो कुछ थाइलाकॉइड संख्या में मिलकर एक ग्रेनम का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक थाइलाकॉइड है तो 1 2 3 4 इस तरह थाइलाकॉइड इकट्ठा होकर एक ग्रेनम संरचना का निर्माण करती है। इन दो ग्रेना को जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में एक और थाइलाकॉइड होता है जिसे इंटरग्रेनम या फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये एक से अधिक थाइलाकॉइड है तो ये ग्रेनम हुआ, ये एक और ग्रेनम हुआ, और इन दो ग्रेनम को जोड़ने वाली स्ट्रोमा थाइलाकॉइड या फ्रेट चैनल। वास्तव में जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमने कहा ये धसे हुए पाए जाते हैं, तो जो दो प्रकार के प्रकाश तंत्र हैं वो अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। जैसे इन थाइलाकॉइड्स में दो एरिया होते हैं। एक होता है एप्रेस्ड जोन और एक होता है नॉन एप्रेस्ड जोन। एप्रेस्ड को आउटर और नॉन एप्रेस्ड को इनर जोन भी कहा जाता है। इस पर हम नेक्स्ट टर्न पर और चर्चा करेंगे।